सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे। मिनिस्ट्रीज़ को टास्क दिया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है कि कुछ सेक्टर्स में बहुत बेहतरी हुई है। और आज ही उन्होंने सुबह अपनी ट्वीट के अंदर भी ये कहा है कि पाकिस्तान का जो माशी सूरत हाल है वो बदस्तूर बेहतरी की जानिब जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी भी बता दी है। करंट अकाउंट जो 44 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस का भी उन्होंने बताया है। पिछले 5 माह से जो सरप्लस अकाउंट है उसमें बेहतरी होती जा रही है और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतर शगुन है। दूसरी बात सबसे अहम जो है वो पिछले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ख़ास तौर पर 40,000 के करीब जो पावर लूम्स के लिए मशीनरी है वो भी पाकिस्तान ने दरामद की है, जिससे बेहतर तौर पर मटीरियल तैयार हो रहा है और जिसकी मांग भी जिसकी कीमत भी दोनों इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर हो रही हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त बेहतरी की जानिब जा रही है? सनतकार क्या वाकई इस चीज़ से मुतमईन है? और पिछले एक हफ्ते की जो रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सामने आई थी वो भी बहुत मुस्बत आशारिये बताए जा रहे थे। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर माशी तज्ज़ियाकार भी सनतकार भी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। बेग साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं सरप्लस अकाउंट बेहतर हो रहा है, हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अगर ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए जिससे आप भी बिलवास्ता और बिलावास्ता जुड़े हुए हैं, वहाँ भी बेहतरी आ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और ख़ित्ते में हम कदरे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। वाकई कितनी बेहतरी इस वक्त है पाकिस्तान की मईशत में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट्स में? थैंक यू सो मच जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर आज। देखिए इसमें तो कोई खूबे नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी जो मीशत है वो बुरहान का शिकार है। बट हम पाकिस्तान में अभी वेरी लकी हैं कि हमारे पास वो इम्पैक्ट नहीं आया है जो यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका देखने के अंदर आया है। वहाँ की मीशत बहुत ज़्यादा और प्राइम मिनिस्टर की बात बड़ी सही कही है कि सबसे बड़ी जो करंट अकाउंट हमारे डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। इसका हम अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा 1.6 बिलियन का जो था वो डेफिसिट था, जो इस बार तकरीबन कम हो गई, नहीं जो है वो कम हो गया। ना सिर्फ हमने उसको सरप्लस को खत्म किया है बल्कि हमने 1.6 बिलियन हमारा और ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे रुपीस के ऊपर जो है वो प्रेशर काफ़ी रिलीज हुआ है। क्योंकि आप पहले ये देखते थे कि जिस रफ्तार से पाक रुपीस जो था वो डीवैल्यू हो रहा था और एक वक्त ये आ गया था, महीने पहले ये कहा जा रहा था कि 200 रुपए तक चला जाएगा। तो इसका क्रेडिट जो है मेरे ख्याल से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हुआ है, जिसके अंदर इंपोर्ट्स हमने काफी कम कर दी हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स में आल्दो वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। टेक्सटाइल के अंदर जिस तरह आप कह रहे थे कि थोड़ी सी बेहतरी आई है, कोई 4% की, और वो बेहतरी होने की जो मेन वजह है ये है कि अमेरिका ने जब चाइना पे काफ़ी सैंक्शंस लगाई हैं तो चाइना का उनका डोर जब बंद हुआ है तो वो स्पिल ओवर होके पाकिस्तान की तरफ आए, हमारी और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझसे अगर आप पूछिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के कॉमर्स कर रहा हूँ, हमारी रेमिटेंसेस जो है उसमें जो इजाफा हुआ है अनबिलीवेबल। लास्ट ईयर हम 23 बिलियन भी अचीव नहीं कर पाए थे और इस बार हम 25 बिलियन अचीव करने जा रहे हैं। इसके अलावा कि हमारे 1 से 1.5 लाख वर्कर्स जो थे वो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, मगर हमारे रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा इजाफा हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और यही वजह है कि हमारी मरकजी बैंक ने भी आज सुबह अपने ट्वीट में कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी और बैंक ने भी, कि हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 13 अरब हो गए और कमर्शियल बैंकों के पास तकरीबन 7 अरब के करीब मौजूद है। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे ज़रिए मुबादला
अच्छा, बिल्कुल ये एक बेहतर आशारिये हैं, लेकिन इस वक्त अब जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, हुकूमत की डायरेक्शन, इस पर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अकील करीम डेडी साहब ने भी, बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका। बड़े बिजनेसमैन भी, सनतकार, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़ी गहरी जो है वो नज़र उनकी होती है। अकील साहब, सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई उससे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में माशी सूरत हाल, हम पिछले महीने के जो चीज़ें आई सामने, फिर स्टेट बैंक की जो आज रिपोर्ट आई, उसके बाद पिछले 5 महीनों में सूरत हाल बेहतर है कि ऑल्दो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के बायस सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। तो अकील साहब, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन वाकई उस जानिब है कि हम अगले 5 से 6 माह यानी ये माली साल के ख़त्म होने तक हम बेहतरी की जानिब और अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर और इम्पोर्ट को कम करते हुए नजर आएंगे? देखें, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। हम अपनी इंपोर्ट कम कर चुके हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा चुके हैं, हम अपना रेमिटेंस बढ़ा चुके हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ यूरिया वगैरह काफी बड़ी तादाद में बिकी है। ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के जो आज हालात है उससे बेहतर हालात होंगे, और ये सारे इंडिकेशन पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपकी जितनी भी इंडिकेटर हैं वो सारे ग्राउंड में जा चुके हैं। तो किसी भी सूरत में अल्लाह ताला करे कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं इसी तरह चलते रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी हमने देखी ही नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर आप ये कहें कि बिजनेस एक्टिविटीज, तो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है कि ये पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जा सकती है। और इवन कोविड की वजह से इतने बड़े बड़े इशू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। हर जगह पे सारे के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये अकील साहब, मैं आपसे सवाल ये कर लूँ कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में पिछले हफ्ते बहुत बेहतरी रही है, तो ये इसकी क्या वजूहात हैं? एक तरफ तो अपोजिशन के एहतजाज भी लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की वजूहात क्या बुनियादी तौर पर सामने आई हैं? देखिए, उसी की वजह यह है कि जब भी आपके एक्सपोर्ट के नंबर आते हैं, जब आपके इंपोर्ट के नंबर आते हैं, जब आपके सीमेंट सेक्टर के नंबर आते हैं, स्टील के नंबर आते हैं, केमिकल के नंबर आते हैं, टेक्सटाइल के नंबर आते हैं, वो सारे बेहतर नंबर आ रहे हैं। उसी की वजह से इन्फ्लेशन के नंबर भी बेहतर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा चुका है। तो उस वजह से कॉर्पोरेट रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। उसी की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू टारगेट भी बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट बढ़ती है। सही। अब अकील साहब हमारे साथ ही रहेगा। इश्तियाक बेग साहब, इस वक्त एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा अहम मामला होता है, अभी वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी ये बात की, वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर से जैसे ही बेहतर तौर पर बिजली के नर्ख होंगे, जो पिछले दिनों में वो जो एक पीक आवर्स है उनको ख़त्म करने के भी अहकामात हुए, अब ये पावर सेक्टर में चाहे गैस हो, पेट्रोल है, बिजली है, वो बेहतर हो तो सनतकारों के लिए भी आसानी होगी, फिर उसके बाद उसकी रिफ्लेक्शन मजदूरों तक, सनतों के चलने तक और नौकरियों तक वो आएगी। तो इसमें आप हुकूमत की डायरेक्शन कैसी देख रहे हैं बेग साहब? देखिए, कोई डाउट नहीं कि वो चीजें जो थी जो हमारी एक्सपोर्ट्स को हैम्पर करती, यही वजह है कि 3 साल गुजरने के बाद हम 25 बिलियन क्रॉस नहीं कर। और एक सबसे बड़ा मसला जो था हमारा ये था कि हमारे जो स्टेट बैंक के लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट था वो कोई 16-17 चला गया था, और इसमें तमाम यही कह रहे थे कि इसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रीजन में सबसे हाईएस्ट था। और दूसरी तरफ जैसे अभी आज प्राइम मिनिस्टर आपने कहा है कि हमारे जो पावर रेट्स हैं, बिजली इस पर रेट्स हैं, वो भी रीजन में। और आज अगर आपने रात को मुझे नींद नहीं आती, पावर सेक्टर जहाँ पे बहुत ज्यादा सलाह, और उसकी वजह क्या है कि हमारे लॉसेस। बेग साहब, आपसे दोबारा से डिस्टॉर्शन आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, वो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक वो बात पहुँचे भी। अकील साहब हमारे साथ हैं। अकील करीम साहब, एक जानिब हमें याद है पिछले नवंबर दिसंबर में आपसे गुफ्तगू करते हुए आपने उस वक्त ये बात की कि ये जो
पावर का मामला है, पेट्रोल का, बिजली का, गैस के, अगर इसके नर्ख बेहतर रहेंगे तो हम जो है वो मुकाबला कर सकेंगे अपने खित्ते के ममालिक से, चाहे वो बांग्लादेश हो, जो बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से पाकिस्तान की वहाँ शिफ्ट हुई, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के मामला कम हुए। अब की बार चीज़ें कदरें मुख्तलिफ नज़र आईं कि पिछले 2 माह में पाकिस्तान में टेक्सटाइल के अंदर, पावर लूम्स के अंदर बड़ी बेहतरी थी। तो क्या अब जो फैसले किए गए पिछले 2 महीने में कि ये पीक आवर्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, बिजली के नर्ख को कंट्रोल करने की कोशिश है, तो क्या इससे कोई बेहतरी अगले आने वाले दिनों में आ सकती है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट के अंदर? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं जिसकी वजह से आपके बेनिफिट हो सकते हैं। पीक आवर्स खत्म करना, जिसकी वजह से लोग अपनी इंडस्ट्री बंद कर देते थे, या छोटे जो एसएमईज वगैरह वो उस टाइम पे सारी अपनी फैक्ट्री वगैरह बंद कर देते थे। अब समझ में ज्यादा आसानी होगी, वो बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इससे आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, हमारे पास सरप्लस एनर्जी है। जब हमारी एनर्जी ज्यादा बिकती है तो हमारी कॉस्ट सस्ती होती है, जब हमारी एनर्जी कम बिकती है तो हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है। और फिर गवर्नमेंट ने एनर्जी के हवाले से बहुत सारे काम किए, और हम फर्दर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फर्दर भी काम करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले किसी ने आज तक नहीं किया, और एनर्जी जितनी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी, गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशियरी होगी, और जितनी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो वो पाकिस्तान के हक में है। हम ये देख रहे हैं कि हमने सरप्लस बिजली लगा दी, लेकिन हमारी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ नहीं रही थी। अब बिल्कुल हम ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अच्छे रेट भी कर दिए हैं, तो अब लोगों को इशू नहीं है। अब ये है कि हमारी दुआ अल्लाह करे कि हम मैक्सिमम पावर को यूज करें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से भी बर्डन कम हो। गवर्नमेंट इस वक्त जितने डिसीजन ले रही है वो तकरीबन बहुत अच्छे डिसीजन है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ ग्रोथ भी आएगी, एक्सपेंशन भी होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो हुकूमत के जो अब के जो डिसीजन है वो बहुत बेहतर हैं। अकील करीम रेड्डी साहब बता रहे हैं कि इससे अगले आने वाले दिनों में ग्रोथ के मामलात भी, पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल भी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया अकील करीम साहब आपके वक्त का। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इश्तियाक बेग साहब से जानेंगे कि बेग साहब इसकी रिफ्लेक्शन जो है फिर वो आम आदमी तक, आम मार्केट तक उस तरह नहीं आ रही जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि मईशत बेहतर जा रही है। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, इस वक्त जो मईशत की बेहतरी की बात हो रही है, एक जानिब तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है, एक जानिब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की बेहतरी हो रही है, पाकिस्तान में जो सरप्लस है वो बेहतर हो रहा है, लेकिन इसकी आम आदमी तक रिफ्लेक्शन उस तरह से नहीं है। इसकी क्या वजह है कि सिर्फ एक तबका जो है वो फ़ायदा भी हासिल कर रहा है, वहाँ बेहतरी भी हो रही है, और आम आदमी तक ये चीज़ें नहीं आ रही हैं? देखिए, मुदस्सिर पहले तो 2.5 साल तो हमारे गुजर गए, जैसे आपने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, उस वक्त हमें इतनी सूझबूझ भी नहीं थी, चीज़ें इतनी पता भी नहीं आए, फिगर्स भी हमारे साथ नहीं आए। तो अब जो है वो टेक ऑफ हुआ है, और आप देखेंगे आने वाले डेफिनेटली, जैसे आज भी जिक्र हुआ है कि अब जो है लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स में। देखिए, जहाँ कोविड ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ें भी हमें इससे मिली। एक, जैसे मैंने आपको भी जिक्र किया, चाइना जो था उसके जब ऑर्डर्स जो हैं वहाँ पे अब एक्सपोर्ट्स उसके लिए मुश्किल हो रही है, अमेरिका में उसके ऑर्डर्स यहाँ पर डाइवर्ट हो रहे हैं। आप देखिए सेक्टर में 7% तेजी देखने में आई है, इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है जो आलमी इदारे थे, आज ही की खबर है कि G20 ममालिक के कंसोर्शियम जो था उन्होंने $500 मिलियन हमें पे करने के लिए, इन सब ने अपने कर्जे जो है वो डेफर्ड कर दिए हैं। यानी कि हमें कम से कम $5 से $7 बिलियन
हमें ड्यूरिंग दिस पीरियड पे करना था, मगर कोविड की वजह से हमें ये डेफर्ड करती गई पेमेंट और पाकिस्तान जो है ये पेमेंट करने से बच गया, जिसकी वजह से आपने देखा है कि हमारे जो रेवेन्यू थे, जो स्टेट बैंक के ज़खायर थे, हमारे जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, वो जो है ना इजाफा हो गया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मगर अब इसके अंदर जो है सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे आकिब साहब ने भी ये कहा था कि इस पर जो सेक्टर सबसे ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है पावर सेक्टर, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पावर सेक्टर का ज़्यादा इंसार है वो फर्नेस ऑयल पे है। अब दुनिया में फर्नेस ऑयल जो है वो कोई इस्तेमाल नहीं करता। फर्नेस ऑयल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ये करना चाहिए कि वो हमारे बिजली घर जो फर्नेस ऑयल पे बेस कर रहे हैं, हम उनको किसी तरह कोल के ऊपर कन्वर्ट करें। और ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है पूरी दुनिया के अंदर कि यहाँ पे आप ये तो पूरा एक अलग मौजू हुआ सर, जो आप इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब कोल के हवाले से तो अगले आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि हम इस पे जो है वो ख़त्म कर देंगे कोल पावर प्लांट। उनका क्या मुस्तकबिल होगा, हम यकीनी तौर पर इस पर भी आपको दावत देंगे। आज के लिए शुक्रिया अदा कर। बड़ा एक अहम जो पॉइंट मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब, अकील करीम रेड्डी साहब, वज़ीर आज़म के उस ट्वीट के हवाले से, उस खबर के हवाले से और स्टेट बैंक की उस रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी आशारियों में अब बेहतरी आ रही है और इसकी रिफ्लेक्शन अगले 5 से 6 माह में मज़ीद नज़र आएगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप से अपने आप को बचा लिया है और शानदार खेल का मुजाहरा नज़र आया है मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान की जानिब से और पाकिस्तान ने आज मैच जीत लिया है। तीसरा और आखिरी T20 मैच पाकिस्तान ने आज जीता, जिसमें ख़ास तौर पर दोनों प्लेयर्स की कारकर्दगी नज़र आ रही थी। मोहम्मद हफीज़ अपने आप को इस उम्र में भी, इस तजुर्बे में भी साबित कर रहे हैं कि वो अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, लेकिन रिजवान ने अपने आप को साबित किया। बहुत सारे तज्जियाकार जो क्रिकेट के तज्जियाकार हैं जिन्होंने कहा कि वो सिर्फ टेस्ट खेल सकता है, उसे T20 में खेल कर भी दिखा दिया है। एजाज वसीम बाखरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आज का मैच और पिछले मैचेस में पाकिस्तानी टीम का बड़ा रंग मुख्तलिफ सा नज़र आया है। ये न्यूजीलैंड इस बार थोड़ा मध्यम हो गई है या अंडर प्रेशर हो गई थी कि लग रहा था कि न्यूजीलैंड स्कोर भी बहुत बड़ा कर देगी, लेकिन वो भी नहीं उस पर हो पाया। फिर पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा चेज कर लिया। देखिए मुदस्सिर, आज जो सबसे बड़ा चेंज था वो था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था और इससे ये चीज का अब अंदाजा हो गया कि जो पहली बैटिंग होती है उसमें स्कोर नहीं होता, क्योंकि न्यूजीलैंड भी स्कोर नहीं कर सका है। दूसरा एडवांटेज ये था कि पाकिस्तानी टीम थी, आज की जो बॉडी लैंग्वेज थी उनमें वो अदराक नजर आ रहा था कि उन्होंने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है पिछले 2 मैचेस के अंदर। और शायद क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह भी हुसैन तलत को मौका दिया गया, फिर इफ्तिखार अहमद को भी आज मैदान में उतारा गया और हसनैन को वहाब रियाज की जगह टीम में शामिल किया। गो के हसनैन को विकेट नहीं मिला, लेकिन क्योंकि जब वहाब रियाज जैसा सीनियर प्लेयर ड्रॉप हो जाए तो फिर उसका अदराक शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ दोनों को हुआ होगा। उन दोनों ने, एक ने 3 और एक ने 2 विकेट हासिल की हैं। सो टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम का ये मैच जीतना और फिर मैच को बड़े अच्छे अंदाज में जीतना, इससे यकीनन टेस्ट सीरीज से पहले एतमाद बड़ा होगा। और जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा था मिसबा की टीम सिलेक्शन के ऊपर, उनको भी किसी हद तक रिलीफ मिला होगा और वो टेस्ट सीरीज के अंदर एक नए अज़म के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने पहले 2 मैचेस के अंदर यहाँ पे इनको शाबाश देनी चाहिए कि इन्होंने अच्छा काम बैक किया है। तो रिजवान के लिए भी बड़ा एतमाद है क्योंकि रिजवान कप्तानी करेंगे टेस्ट की, तो रिजवान आज बड़ा बूस्ट लग रहा था कि टेस्ट में जाने से पहले अपने आप को T20 का भी प्लेयर साबित कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि रिजवान, आप सही करेंगे, T20 में रिजवान के लिए अब आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि इसको सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद रखा जाए, रेड बॉल तक महदूद रखा जाए, अब व्हाइट बॉल रिजवान नहीं खेल सकते हैं। तो उन्होंने भी जिम्मेदारी उठाई है और उनको भी ड्रॉप करने के हवाले से कल तक ये गुस्तशुनी थी कि रिजवान को मुमकिन तौर पर ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी। और फिर उनके साथ 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर सरफराज अहमद भी बैठे हुए हैं, तो उसने उसका अदराक लिया। देखिए, बुनियादी तौर पर कभी ऐसी शिकस्तें होती हैं कि उनका कभी ऐसी हार मिलती है जिससे आप लोग जो है वो बेहतर अंदाज में अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हो। तो आज लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम की इंतजामिया का खिलाड़ियों के ऊपर शायद उन्होंने उनको टेलर दिखा दिया, इमाद वसीम जैसे सीनियर को ड्रॉप करके, वहाब को ड्रॉप करके।
सही, मुझे ठीक है। इजाज हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, आज बड़ा मुख्तलिफ पाकिस्तान की टीम खेली है और ख़ासतौर पर मेरा जो आपसे सवाल मैंने संभाल के रखा वो है मोहम्मद हफीज़ इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। वो अपने आप को क्या बताना चाह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप और उसके बाद तक का T20 खेलने के लिए तैयार है? मिर्जा इकबाल बेग साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं। एजाज वसीम हमारे साथ हैं। एजाज, हफीज़ बड़ा एक अहम पॉइंट है। हफीज़ के हवाले से बहुत सी बातें होती रही, लेकिन हफीज़ 2020 में जिस तरह कोविड-19 अटैक करता रहा है उतना ही अटैक जो है वो हफीज़ भी करते रहे हैं। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब से दोबारा से रब्ता हुआ। बेग साहब, ये हफीज़ और आज की टीम, हफीज़ का पूरा साल 2020 का खासतौर पे और ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज बड़ी मुख्तलिफ सी नज़र आई है पिछले 2 मैचेस के मुकाबले में, क्या वजूहात थी सर? देखिए मुदस्सर, आज इन्होंने राइट डिसीजन लिया कि टॉस जीतकर इन्होंने जो है वो खुद पहले बैटिंग की, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर था और ओस की वजह से गेंद हो रहा था, जिसकी वजह से कीवी बॉलर्स को सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग करते हुए गेंद पकड़ने में और उसको स्विंग और सीम कराने में, क्योंकि सीम पर जो है वो थोड़ा गीला हो जाता था तो प्रॉब्लम हुई। तो मैं समझता हूँ आज इन्होंने सही डिसीजन लिया कि इन्होंने एक टारगेट न्यूजीलैंड के लिए सेट किया और फिर न्यूजीलैंड को जो है उस टारगेट के मतलब अपने लिए सेट किया और फिर उस टारगेट को पाकिस्तान ने अचीव किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीत देखें मुदस्सिर बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान जीता, सबको खुशी है, लेकिन आप जिस तरीके से प्लेयर्स को खिलाए जा रहे हैं, आप देखें फहीम अशरफ आज उन्होंने विकेट ली। जब आप किसी को मुसलसल खिलाएंगे तो वो परफॉर्म करेगा। इफ्तिखार अहमद को आपने छुपा कर रखा हुआ था, आज उन्होंने छक्का लगाकर फतह दिलवाई। रिजवान को आप 2 मैचों में के बाद नाकामी के बाद खिलाते रहे, आज उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो नियतें सही होनी चाहिए। हसनैन को देखें, आज उन्होंने खिलाया और हसनैन ने कितनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन में ना पसंद नापसंद के बजाय तो अगर ये प्रेफरेंस दे तो ऐसे ही पाकिस्तान जीतता रहेगा। हफीज की आप बात कर रहे थे मुदस्सर, हफीज ने ये प्रूव किया है। हालांकि हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सर जंग जारी है। बोर्ड तो इस इंतजार में था कि अगर हफीज नाकाम होते हैं तो उनको जो है टीम से बाहर कर दिया जाए, लेकिन आपने खुद बताया और सबको इल्म है कि इस वक्त 2020 में उन्होंने KL राहुल जो भारतीय बैट्समैन है उनका रिकॉर्ड तोड़ा और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले T20 मैचेस में बैट्समैन बन गए। हफीज तजुर्बे का कोई नेमूल बदल नहीं होता। ऑलमोस्ट 100 T20s का तजुर्बा हफीज को, और उनकी वजह से पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप में थोड़ी गहराई आई है। वरना आप देखें रिजवान और हफीज के अलावा आज आप देखें शादाब खान ने जिस तरह से वो भी आउट हो गए, और शादाब खान की बॉलिंग भी मुदस्सिर लम्हे फिक्रिया है। जीत में हमें नहीं भूल जाना चाहिए। शादाब खान ने पूरी सीरीज में 6 ओवर्स किए और 8 ओवर किए और इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग नहीं रही है। तो हारिस रऊफ आउटकम था इस सीरीज का, उसने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। शाहीन आफरीदी ने अच्छा बॉलिंग किया। तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले जो अब तो T20 नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एक टेस्ट के हवाले से मिर्जा इकबाल बेग साहब, रिजवान आज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए, उन पर बड़े ये सवाल उठते रहे कि T20 नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए पहले में बाबर आजम नहीं है, रिजवान क़यादत करेंगे। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? टेस्ट टीम न्यूजीलैंड की बहुत ही अच्छी टीम है निस्बतन पाकिस्तान के मुकाबले में, तो क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा मुदस्सिर, लेकिन मैं समझता हूँ आज का ये तीसरा मैच जीतकर पाकिस्तान का मोरल जरूर अप हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले 2 मैचेस में मोरल डाउन था। अगर आज तीसरा हार जाते खुदा न खास्ता तो व्हाइट वॉश के बाद टीम एक बुझे हुए दिल के साथ मैदान में उतरती। तो टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मुश्किल तो होगी, क्योंकि रिजवान पहली मर्तबा कप्तानी करेंगे और पाकिस्तान हफीज तो अब चले आएंगे वापस, क्योंकि वो T20 खेल रहे हैं। टेस्ट टीम पाकिस्तान की देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इंग्लैंड में भी आपने देखा जीता हुआ मैच हम हार गए थे इंग्लैंड से। तो मैं समझता हूँ टेस्ट में फाइल होगी एज कम्पेयर टू कीवी टीम, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीत चुकी है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एजाज वसीम बाकी वसीम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में डॉक्टर अताउर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साइंसदान और कोरोना टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो फिगर्स मैं देख रहा हूँ, 82 अफराद जो गुज़श्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए, 1700 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हो गए। लेकिन सवाल सर यहाँ पर मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि ये कराची हैदराबाद में पूरे मुल्क से ज़्यादा यहाँ पर रेशो आ रही है मुस्बत केसेस की, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बाज़ार खुले हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों, वो तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं, ये स्पेसिफिकली हमारे पास यहाँ क्यों ज़्यादा मामलात हो रहे हैं सर? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो एहतियात है वो इतनी सिंध के अंदर नहीं की जा रही जितनी दूसरे सूबों में की जा रही है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। दूसरा इशू जो है वो ये है कि हमने मुख्तलिफ सैम्पल्स को एनालाइज किया है कराची यूनिवर्सिटी में, जो हमारा इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, तो वहाँ जेनेटिक एनालिसिस की है। तो इसमें वक्त के साथ साथ काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और कराची के जो 48 सैम्पल्स हमने एनालाइज किए हैं उसमें हमें 109 तब्दीलियाँ म्यूटेशन मिली हैं और उनमें खास हैं जो स्पाइक प्रोटीन से ताल्लुक़ है हड्डियों में। तो इसकी ये दूसरी बड़ी वजह है इसके ज़्यादा फैलने की यहाँ पर कि एक तो म्यूटेशन है और एक एहतियात कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंग्लैंड के हवाले से कहा जा रहा है कि यूके में जो वायरस है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, वो क्या कोई नया वायरस है या उसमें कोई तब्दीली है पहले वायरस के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है? जी, वहाँ पे जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अमवात की तादाद जो है वो फैलने की वजह से है, ये नहीं है कि वो अमवात ज़्यादा कर रहा है, बल्कि वो एग्रेसिव ज़्यादा है, फैलाव उसका ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। और क्योंकि एक सर्टन शरह होती है अमवात की, तो जितने ज़्यादा लोग उससे मुतासिर होंगे उतनी ही ज़्यादा अमवात भी होंगी। तो अभी तक जो डेटा सामने आया है उसके तहत इसका बिहेवियर एग्रेसिवनेस में तो बहुत ज़्यादा है, तो 70% ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। ये ऐसे बरतानिया को सील ऑफ कर दिया गया है दूसरे ममालिक से, लेकिन जो इसके जो इससे अमवात होती हैं उसकी शरह वही है जो उसके पहले वेरिएंट की थी। अमवात की शरह में बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ फैलाव की वजह से अमवात बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, आप खुद फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें बदल रही हैं, यानी वायरस अपनी शक्ल अपनी हैयत बदल रहा है, तो फिर इस वैक्सीन के हवाले से जो तजुर्बात हैं वो कितने कारगर और कितने मुस्बत हैं? ज़्यादातर चांस ये है कि जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो इस वायरस के खिलाफ और जो नए वेरिएंट हैं उनके खिलाफ भी इफेक्टिव होंगी, लेकिन 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि अगर ये खास जगहों पे अगर इसमें म्यूटेशन आ जाती हैं तो वो वैक्सीन जो हैं वो कारगर, ये भी हो सकता है कि वो कारगर ना हो। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि कितने अरसे तक वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी वैक्सीनेशन के बाद। ये डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है हमारे पास। ठीक, तो ये बड़ा अहम पॉइंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।